दोस्त दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि चलो आज मैं तुम्हारी भाभी से मिला कर लाता हूँ। अपनी प्रेमिका से मैं मिलने जा रहा हूँ। चलो आज मैं तुम्हें भी मिला देता हूँ। लड़का सोचता है कि आज तो मैं इसकी गर्लफ्रेंड को देख कर रहूँगा। वो देखने के लिए गर्लफ्रेंड को तैयार होता है और फिर अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर चल देता है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि शायद यह उसका आखिरी सफ़र साबित होने वाला है। दरअसल साथियों, दोनों का कत्ल हो जाता है और इतना खौफनाक कत्ल होता है कि उसकी हकीकत जब लोगों को पता चलती है, लोग हैरान रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों दोस्तों का कत्ल हो जाता है? आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में एक जगह लगती है काकोरी। काकोरी जो कि काफ़ी ऐतिहासिक स्थल भी रहा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्थल रहा है। उसी काकोरी का रहने वाला एक व्यक्ति मनोज अपने दोस्त के साथ, रोहित के साथ अपने घर से निकलता है, लेकिन वह घर नहीं पहुंचता है। कुछ देर और गुजरती है। घर वाले इंतजार करते रहते हैं, लेकिन मनोज अपने दोस्त के साथ अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचता है सुनसान जगह पर, वैसे ही कुछ लोग झाड़ियों के पीछे से निकलते हैं और उन दोनों का गला काट कर बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। अब इधर आसपास के लोग जब वहाँ से गुजर रहे थे तो देखते हैं कि दो लड़के खून से लथपथ हालत में सड़क के किनारे गिरे हुए हैं। अब यहाँ लोग फौरन ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि यह तो हत्या का मामला है, किसी ने इन दोनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। लेकिन पुलिस आसपास लोगों से पूछताछ करती है तो कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इधर पुलिस घर वालों को सूचना दे देती है कि आपके लड़के का कत्ल हो चुका है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इधर जो मृतक रहते हैं, एक का नाम मनोज और दूसरे का नाम रोहित, दोनों ही एक अच्छे दोस्त रहते हैं। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। साथियों, जांच पड़ताल शुरू करती है तो सबसे पहले जब पुलिस को कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो फिर पुलिस अब मनोज और रोहित का कॉल डिटेल्स खंगालती है तो पता चलता है कि मनोज पर एक नंबर जो 2 महीने पहले काफ़ी एक्टिव था, लगातार बातें हो रही थी। लेकिन इधर कुछ दिनों में उससे 1-2 बार फ़ोन आया है और इधर एक नया नंबर जो एक्टिव है उससे लगातार उसकी बातें हो रही थी। कत्ल के दिन भी उससे मनोज की उस फ़ोन नंबर से बात हुई थी। इधर पुलिस दोनों ही नंबरों को जब ट्रेस करती है तो पता चलता है कि दोनों ही नंबर, पुराना और नया नंबरों का जो लोकेशन है वो एक ही जगह पर है। अब पुलिस इधर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। इधर अब आसपास के लोग इस खौफनाक कत्ल को देखकर हैरान थे। आसपास के लोग ये जानना चाहते थे, उनके मन में ये सवाल था कि आखिर एक साथ 2-2 लोगों की गला काटकर हत्या कैसे की जा सकती है? आखिर वो कौन है? क्या दुश्मनी थी? क्यों कत्ल किया गया? अब सवाल कई थे। अब इधर पुलिस को जवाब ढूंढना था। अब लोग जवाब चाहते थे, घर वाले भी हैरान थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल साथियों शुरू करती है तो सबसे पहले वो जो दोनों नंबरों की लोकेशन थी, पुलिस वहाँ पहुँचती है। लेकिन एक जो नया नंबर था, जब उसका जिस आईडी पर नया नंबर लिया गया था उस आईडी पर पहुँचने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि यह तो फर्जी आईडी है, इसका तो कोई एड्रेस ही सही नहीं है। अब इधर पुराने नंबर को जब पुलिस ट्रेस कर उसकी आईडी निकालती है, सब कुछ उसका लेखा जोखा निकालती है तो पता चलता है कि वह नंबर एक अंकिता का है, अंकिता उर्फ दीपिका का। अब पुलिस उसके पास पहुंचती है और उसको थाने लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है तो धीरे धीरे मामला अब खुलने लगता है। पहले तो अंकिता इधर उधर की बातें करती, लेकिन फिर टूट जाती है और फिर एक ऐसी कहानी बताती है जो वाकई में बेहद हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल साथियों, आज से कुछ साल पहले अंकिता जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी, उसी कॉलेज में मनोज भी पढ़ाई करता था। और फिर धीरे धीरे एक दिन मनोज और अंकिता दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब
दोनों की चाहत इस कदर बढ़ती गई कि अब दोनों मोहब्बत में लीन हो गए। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगे। इधर अब मनोज अक्सर कर किसी न किसी ओकेशन पर लेकर अंकिता को लेकर जाया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। साल 2 साल गहरी दोनों की मोहब्बत आगे बढ़ती रही। दोनों मनोज अंकिता से शादी करना चाहता था, लेकिन अंकिता के मन में क्या चल रहा था ये शायद मनोज को पता नहीं था। इधर अंकिता के घर वाले अब अंकिता के रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। तलाश करते हैं तभी उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिलता है। एक लड़का जो पुलिस कांस्टेबल होता है, यूपीपी का कांस्टेबल होता है। अब इधर अंकिता के घर वाले देखते हैं कि लड़का पुलिस में है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो क्यों ना इसी से शादी कर दी जाए। गवर्नमेंट जॉब है और हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे शादी के लिए भाग रहा है। इधर अंकिता से पूछा जाता है तो अंकिता भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब जो कांस्टेबल लड़का रहता है जिससे अंकिता की शादी होने वाली होती है, उसका नाम महेंद्र रहता है, महेंद्र राजपूत। अब उसका जो लड़का रहता है, उसका प्रेमी, वो बेरोजगार रहता है। छोटी मोटी दुकान से अपना खर्च चलाता था, छोटे मोटे काम किया करता था। अब इधर मनोज को पता चलता है कि उसकी शादी तय हो चुकी है, तो मनोज अंकिता से बातचीत करता है और कहता है कि तुम अपने घर वालों से कहो कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंकिता कहती है मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर वालों से कहूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी कर सकती हूँ। अब इधर अंकिता अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताती है और घर वाले अब महेंद्र जो कि पुलिस कांस्टेबल रहता है, खीरी लखीमपुर में पोस्टेड रहता है, उससे उसकी शादी तय कर दी जाती है। अब इधर दोनों की कुछ महीनों बाद शादी हो जाती है। इधर मनोज काफ़ी परेशान रहता है। मनोज बार बार अंकिता से बातें करता था। अंकिता मनोज को कहती है कि जो कुछ भी हो जाए प्यार मैं तुम्ही से करती हूँ, शादी भले ही किसी से हो जाए। इधर मनोज काफ़ी खुश था कि चलो कोई बात नहीं, प्रेमिका उससे आज भी मोहब्बत करती है, दीपिका उर्फ अंकिता उससे आज भी मोहब्बत करती है। इधर दोनों प्यार के नशे में चूर थे। अंकिता की शादी हो जाती है और फिर अंकिता अपने पति पुलिस कांस्टेबल महेंद्र के साथ रहने लगती है। इधर अयोध्या से अक्सर कर लखीमपुर खीरी अपने जॉब पर महेंद्र जाया करता था। इधर एक कमरा लेता है महेंद्र और वहीं शादी होने के बाद अपनी पत्नी अंकिता को शिफ्ट कर देता है। दोनों साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। महेंद्र भी काफ़ी खुश था, इधर मनोज और अंकिता भी काफ़ी खुश थे। शादी के बाद भी अंकिता मनोज से आए दिन बातें करती थी। जब भी महेंद्र अपने ड्यूटी पर चला जाता था तो महेंद्र की पत्नी अंकिता मनोज से अपने प्रेमी से बातें करती थी। एक दिन दोनों छुप छुप कर मिलते भी हैं। अक्सर कर कमरे पर मनोज को अंकिता बुला भी लिया करती थी। अब मिलना जुलना जारी रहा, मोहब्बत जारी रही। समय बीतता गया। एक दिन महेंद्र को शक होता है कि उसकी पत्नी का नंबर इतना वेटिंग क्यों आता है, वो किससे बातें करती है। महेंद्र समय निकालकर जब अपनी पत्नी का नंबर चेक करता है, फ़ोन चेक करता है, तो पता चलता है कि वो किसी से बातें करती है। जब महेंद्र अपनी पत्नी से पूछता है तो अंकिता कहती है कि मैं अपने दोस्तों से बातें करती हूँ, घर में अकेली रहती हूँ, तो कभी टीवी देखती हूँ, कभी मूवी देखती हूँ, तो कभी अपने दोस्तों सहेलियों से बातें करती हूँ। महेंद्र सोचता है कि हो सकता है अंकिता सही कह रही हो, लेकिन फिर कुछ दिन और गुजरता है। एक दिन महेंद्र कमरे में ही रहता है, तभी अंकिता अपने प्रेमी मनोज से बातें कर रही थी। महेंद्र सब कुछ सुन लेता है। महेंद्र अंकिता से कहता है ये कौन है, किस लड़के से तुम बातें कर रही थी। अंकिता छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन महेंद्र कहता है कि देखो, अगर तुम किसी से बातें करती हो, किसी से मोहब्बत करती हो, तो फिर तुम उसी के पास चले जाओ या फिर मेरे साथ रहो, किसी एक के साथ खुलकर रहो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अंकिता कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और इधर मनोज से अब बातें करना कम कर देती है। इधर महेंद्र अब दो नई सिम खरीद कर लाता है एक फर्जी आईडी पर, क्योंकि वो पुलिस में था, उसको पता था कि कैसे क्या करना है। वो 2 फर्जी आईडी पर 2 सिम लेकर आता है। एक अंकिता को देता है, एक अपने पास रखता है और फिर अंकिता उसी नंबरों से बातचीत करने लगती है। 2 महीने पहले जिस नंबर से मनोज से लगातार बातें होती थी, अब वो नंबर से बहुत कम बातें होती थी। इधर नए नंबर से मनोज से वो बातें करना शुरू कर देती है। अपने पति से भी बातें करती थी नए नंबर पर, और फिर अपने प्रेमी मनोज से भी नए नंबर पर बातें करती थी। किसी को कोई भनक भी नहीं लगती थी, न महेंद्र को न मनोज को,
लेकिन फिर एक दिन महेंद्र को पता चल जाता है। महेंद्र कहता है कि तुम आज भी नए नंबर से लोगों से बातें करती हो, ये सही नहीं है। आखिर तुम चाहती क्या हो? अंकिता कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ, कभी कभी बातें कर लेती हूँ। लेकिन अब मामला गंभीर होता जाता है। इधर महेंद्र और अंकिता के बीच अब थोड़ी बहुत झटपट बातें भी होने लगती हैं। अब अंकिता सोचती है कि क्यों ना मनोज से पीछा छुड़ा लिया जाए। मनोज से दूरियां बनाने लगती है। कभी कभार पुराने नंबरों से भी गलतफहमियों से बातें कर लेती थी। वो ध्यान नहीं देती थी कि वह पुराने नंबर से बात कर रही है या फिर नए नंबर से। और एक दिन फिर पुराने नंबर से बात करती है। मनोज से बातचीत होती है और मनोज पूछता है कि तुम मुझसे दूरियां क्यों बना रही हो। इधर अंकिता कहती है कि देखो, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, महेंद्र को शायद पता चल चुका है, इसलिए मैं तुमसे कम बातें करती हूँ। समय बीतता गया। अब इधर महेंद्र समझ चुका था कि अगर जब तक इस मनोज का कुछ किया नहीं जाएगा तब तक अंकिता जरूर उससे बातें करेगी। और मनोज मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार अंकिता से बातें करता था क्योंकि वो उसकी प्रेमिका थी। इधर महेंद्र अंकिता को तैयार करता है और कहता है इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अंकिता भी तैयार हो जाती है। अंकिता जानती थी कि जब तक मनोज से वो छुटकारा नहीं पाएगी वो महेंद्र के साथ खुलकर नहीं रह पाएगी। इधर कुछ दिन और गुजरता है। अब 17 तारीख इधर अयोध्या से लखीमपुर के लिए महेंद्र अपने ड्यूटी पर जा रहा था। तभी अंकिता महेंद्र को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम काकोरी की तरफ आ जाओ, मैं आज कुछ प्लान तैयार कर रही हूँ, अपने दोस्तों को भी साथ ले लेना। इधर मनोज को भी फ़ोन करती है और कहती है कि मनोज, आज मुझे तुम्हें जी भर कर देखना है, जी भर कर प्यार करना है। आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। एक सुनसान रास्ते पर वो मिलने के लिए बुलाती है जहाँ किसी को शक भी ना हो। मनोज इधर बहुत खुश था, तैयार हो जाता है अपनी प्रेमिका अंकिता से मिलने के लिए। और इधर फिर वो सोचता है कि वो अकेले मिलने के लिए नहीं जाएगा, किसी और को साथ लेकर जाएगा। फिर एक लड़के को वो फ़ोन करता है जो उसका दोस्त रहता है, रोहित। रोहित को फ़ोन करता है, लेकिन रोहित महेंद्र के साथ, कांस्टेबल महेंद्र के साथ बचपन में स्कूल में पढ़ा करता था। वह उसे पहचानता भी था, लेकिन यह बात मनोज को पता नहीं थी। रोहित भी नहीं जानता था कि वह किसकी पत्नी से मिलने जा रहा है। सभी अनजान थे। मनोज और रोहित मिलने के लिए सुनसान जगह पर पहुंचते हैं और इधर अंकिता भी वहां पहुंचती है। जैसे ही अंकिता को मनोज देखता है काफ़ी खुश होता है, लेकिन वहीं पर झाड़ियों में महेंद्र अपने साथियों के साथ छिपा रहता है। और जैसे ही मनोज और रोहित वहां पहुंचते हैं, मनोज का हाथ पकड़ते हैं उसके दोस्त और रोहित देखता रह जाता है और उसका गला काट दिया जाता है। इधर वो छटपटा कर चीखता रहता, अपने ज़िंदगी की भीख मांगता, लेकिन महेंद्र को तरस नहीं आती, अंकिता को तरस नहीं आती और फिर उसकी मौत हो जाती है। अब बात यहीं तक नहीं थी, सामने था सबूत। कत्ल होते हुए रोहित ने देखा था और खुद महेंद्र पुलिस में था, उसे पता था कि यह गवाही कर सकता है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत बन सकता है। अब महेंद्र कुछ भी नहीं सोचता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर रोहित को भी पकड़ता है और रोहित का भी गला काट कर वहीं लहूलुहान कर देता है। रोहित और मनोज की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और फिर अंकिता अपने घर चली जाती है और वहाँ से महेंद्र अपने ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन किसी को कानो कानो खबर नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है, नंबर ट्रेस करती है। महेंद्र को लगता है कि वह पुलिस में है तो अपराध करेगा तो बच जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि चाहे आरोपी कोई पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो, कोई पुलिस वाला ही क्यों ना हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कानून से और हमारे संविधान के बनाए हुए नियमों से नहीं बच सकता है। उसे जेल जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा। और अंततः एक कातिल पुलिस वाले ही गिरफ्तार करते हैं और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हैं और फिर दोनों को, मनोज और रोहित के कत्ल के जुर्म में जेल भेज देते हैं और बाकी उनके साथी फरार हो जाते हैं। पुलिस उनकी भी तलाश करती है और कुछ पकड़े जाते हैं और कहानी सुनाने तक अभी कुछ लोग फरार थे। पुलिस उनकी भी खोजबीन कर रही थी। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। एक महिला किस तरह से पति को जेल भिजवा देती है, खुद भी जेल चली जाती है और अपने प्रेमी को मौत के घाट उतरवा देती है अपने ही पति के हाथों।
तो इस तरह से साथियों अब एक नहीं बल्कि 3-3 परिवारों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। किसी ने अपने बेटे को खोया तो किसी ने अपने पति को खोया। एक ऐसी मोहब्बत जिसने एक नहीं बल्कि 3-3 4-4 जिंदगियां तबाह कर दी, 3-3 4-4 परिवार तबाह कर दिए। तो साथियों ये थी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का तात्पर्य, उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है राजन राय हैं, उत्तर प्रदेश मऊ जिले के रहने वाले हैं। सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। हनुमानगढ़ से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं, रोजाना डेली कमेंट भी करते हैं। आपका कमेंट काफ़ी अच्छा लगता है। और सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी को सुनते हैं। राहुल मद्देसिया हैं या राजस्थान से हमारी कहानी को सुनते हैं। दिलीप मंडाल हैं या दिल्ली से हमारी कहानी को सुनते हैं और हमेशा अपना कमेंट भी करते हैं, इंस्टा पर भी जुड़े हुए हैं। तो साथियों अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी खबर आपके पास है, अगर वो लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप जुड़िए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से। विशु वारदात तक सर्च करें, फॉलो करें और अपना कमेंट दें, अपना एडवाइस दें, सुझाव दें। मैं ज़रूर अमल करूँगा। तो साथियों अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।